नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हम लोग देख रहे थे फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में हमने बैंकिंग सर्विसेज को कंप्लीट कर लिया है। आगे जा रहे हैं हम लोग। आज हम लोग देख रहे हैं दूसरा सर्विसेज, दैट इज़ द इंश्योरेंस सर्विसेज। सो चलिए फटाफट आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस। सो मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। देखिए दोस्तों, हम लोग इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं? हमें जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है उससे बचने के लिए हमें इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सो इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटीजेंसीज और अनसर्टन लॉसेस। तो फ्यूचर में आने वाले कंटीजेंसीज या अनसर्टन लॉसेस से बचने के लिए हमें इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। देखिए, इट इज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ये जो दो वर्ड है इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय इंश्योरर एग्री टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। तो यहाँ इंश्योरर इंश्योर्ड को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर फ्यूचर में आपको कुछ लॉस होता है, कंटीजेंसीज क्रिएट होते हैं, तो हम आपको आपका लॉस कॉम्पेंसेट करके देंगे। द इंश्योर्ड हैज़ टू पे सर्टन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन अ टाइमली बेसिस टू द इंश्योर्ड। बट इंश्योरर आपको प्रॉमिस तो कर रहा है इंश्योर्ड को कि अगर लॉस होता है तो हम लोग कॉम्पेंसेट करके दे देंगे, बट इसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज द प्रीमियम। दैट इज द कॉल्ड मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? लॉस से बचने के लिए हम लोग जो कॉम्पेंसेशन या इंश्योरेंस पॉलिसीज निकालते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें सीख के लेना पड़ेगा अगर ये चैप्टर को ठीक से समझना है। Some basic terms in insurance are as follows. First, insured, the person who is protected against the certain losses. Insured is known as assured. In case of life insurance contract, he is the policy holder. So simple भाषा में अगर बोलेंगे इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर LIC है तो LIC इज अ इंश्योरर, और उससे हम अगर पॉलिसी निकालते हैं तो हम लोग कौन हुए? इंश्योर्ड। सो इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर सिंपल भाषा में। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरर, इंश्योर्ड वर्ड को ही एश्योर्ड भी बोला जाता है। इंश्योरर सेकेंड वर्ड है इंश्योरर। द फर्म और अ पर्सन हु एग्री टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉसेज फॉर अ कंसिडरेशन। तो जो भी कंपनी, जो भी फर्म इंश्योर्ड को प्रॉमिस करता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ कंटीजेंसी आता है, अनसर्टेनिटीज आता है, तो हम आपको लॉस भर के देंगे, दैट पर्सन और दैट फर्म इज कॉल्ड इंश्योरर। इंश्योरर इज नोन एज एश्योरर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरर को ही लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस में एश्योरर भी कहा जाता है, बिकॉज ही इज बाउंड टू गेट द सम एश्योर्ड on the maturity of the policy, or the nominee will get the sum assured on the death of the policy holder। मतलब on the maturity date इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को जो भी पॉलिसी अमाउंट है वो पे करेगा, या अगर वो उसका डेथ होता है इंश्योर्ड का, तो उसका जो नॉमिनी होगा उसे इंश्योरर जो है वो अमाउंट पे कर देगी, उसका जो भी इंश्योरेंस अमाउंट है। नेक्स्ट, प्रीमियम अमाउंट। इंश्योरर इंश्योर्ड को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको लॉस के अगेंस्ट में कॉम्पेंसेट करूंगा, बट इसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा मुझे, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर एग्री टू इंश्योर द इंश्योर्ड, इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। तो पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट पे करेगा दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। पॉलिसी क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉलिसी पेपर मतलब जो पेपर्स बनते हैं इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। क्लेम, इट इज डिमांड मेड बाय इंश्योर टू द इंश्योरर टू कॉम्पेंसेट फॉर लॉस अकर ड्यू टू मिसहैप्स। मिसहैप्स मीन्स कुछ भी अनसर्टेनिटीज होता है उसके अगेंस्ट में जब इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करता है, डिमांड करता है कॉम्पेंसेशन का, उसको बोलते हैं क्लेम। प्रपोजल,
इट इज़ अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय इंश्योर टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रपोजल क्या है, जब एक पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड कंपनी के पास पॉलिसी देने के लिए जब मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट करता है उसको बोलेंगे प्रपोजल। सब्जेक्ट मैटर, इट रेफर्स टू सब्जेक्ट और एंटिटी दैट इज लाइफ, प्रॉपर्टी, कार्गो और शिप। देखिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर लाइफ है, आप अगर फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी है, कार्गो, शिप में आपको मरीन इंश्योरेंस लेना पड़ेगा विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन। सो ये बेसिक जो टर्म्स है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर क्योंकि ये सभी टर्म्स बाद में वापस आएंगे, तभी अगर इसका बेसिक मीनिंग आपको मालूम नहीं होगा तो फिर आपको बाकी के क्वेश्चंस का आंसर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस के क्या प्रिंसिपल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, फेथ मतलब विश्वास, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। मतलब पॉलिसी होल्डर और पॉलिसी देने वाला कंपनी, ये दोनों को एक दूसरे के प्रति अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। In all types of insurance contract, both the parties must have utmost good faith towards each other. The insurer and insured must disclose all material facts clearly and completely and correctly। मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों ने आपका जो भी मटेरियल मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के प्रति, वो पॉलिसी होल्डर ने कंपनी को बताना चाहिए और कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को बताना चाहिए। The insured must provide complete, clear and correct information of the subject matter of insurance to the insurer। सब्जेक्ट मैटर का मतलब हमने अभी देखा है कि सब्जेक्ट, इसके लिए ये वर्ड पहले समझाया है मैंने। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसके अगेंस्ट में आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ, फायर इंश्योरेंस है तो जो भी मटेरियल वगैरह होगा दैट इज द सब्जेक्ट मैटर। तो द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस टू द इंश्योरर। Similarly, the insurer must provide relevant information regarding the terms and condition of the contract। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉलिसी होल्डर ने ही अपना क्लियर इंफॉर्मेशन बताना चाहिए, कंपनी ने भी अपना क्लियर इंफॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर को बताना जरूरी है। फेल्यूर टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन में लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तो अगर आप आपका इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं देते, करेक्टली नहीं देते, तो आप कंपनी कैन रिफ्यूज योर क्लेम। For example, Mr. Shantanu has not provided information regarding his heart surgery at the time of taking policy. After his death, insurance company comes to know about this fact. As Mr. Shantanu has not provided correct and complete information at the time of taking policy, insurance company can refuse to give compensation to his family member। देखिए जब शंतनु ने लाइफ का इंश्योरेंस निकाला तो उसका जो सर्जरी हुआ था हार्ट का, उसने कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया था। तो जब कंपनी को ये बात पता चला तो कंपनी क्या रेफ्यूज टू गिव द कॉम्पेंसेशन टू द मिस्टर शंतनु। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड और दैट इज कॉल्ड कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर दोनों ने अपना पूरा इंफॉर्मेशन विश्वास के साथ एक दूसरे को बताना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। देखिए जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या है कि हम लोग जब भी इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मैटर होता है। सपोज अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल मैटर होता है कि हमारे बाद में अगर हमारा डेथ होता है या कुछ भी होता है तो हम लोग किस तरीके से फैमिली को हेल्प होगा पैसे के या कॉम्पेंसेशन के थ्रू, ये हम लोग देखते हैं। दैट इज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है हमारा वो पॉलिसी लेने के पीछे। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है कि कोई भी जब इंश्योरेंस हम लोग निकालते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। Insurable interest is applicable to all insurance contracts. It is said to have insurable interest in the subject matter when existence of that subject matter puts the insured in a financial benefit, whereas non-existence of subject matter put him into financial loss। मतलब अगर financial interest होगा, insurable interest होगा तो आपको benefit होगा, otherwise आपको
लॉस होने का पूरा चांसेस है। एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन हैज़ अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स ही डील्स एंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। तो एक नॉर्मल पर्सन का जैसे खुद के लाइफ में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, बिजनेसमैन का बिजनेस के प्रॉपर्टी के प्रति इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। सो एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जब आप पॉलिसी लेते हैं। In life insurance, the insurable interest refers to life insured. Insurable interest must exist at the time of taking of life insurance पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इन फायर और मरीन इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस। तो देखिए, जब लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस। बट इन फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस जब आप पॉलिसी ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द लॉस, तभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। Principle of indemnity. Indemnity means a guarantee or assurance to put the insured in the same financial position in which he was immediately prior to the happening of an uncertain event. So indemnity क्या है? Indemnity means a guarantee or an assurance to put the insured in the same financial position. मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी दे रही है कि आप पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर जो लॉस हुआ या अनसर्टन इवेंट हुआ है उसके पहला जिस कंडीशन में आप थे, फॉर एग्जाम्पल आग लगने के पहला आप जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में कंपनी आपको वापस लाएगी बाय कॉम्पेंसेटिंग द लॉस। इंडेमनिटी मीन्स गारंटी और एश्योरेंस टू पुट इंश्योर्ड इन सम फाइनेंशियल पोजिशन, same financial position which he was immediately prior to happening of the uncertain event. This principle is applicable to fire, marine and general insurance. It is not applicable to life insurance. देखिए ये प्रिंसिपल मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है बट ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एज लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, क्योंकि लाइफ का लॉस ये मनी में हम लोग नहीं गिन सकते। In case of death of the insured, the actual sum assured is paid at the nominee of the insured. So life के केस में अगर वो व्यक्ति का डेथ होता है तो उसका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को मिलेगा। Under this principle, the insurer agreed to compensate the insured for the actual loss suffered. The amount of actual compensation is limited to the amount of assured or the loss whichever is less. For example, if property is insured for 2 lakhs and if the loss of the fire is rupees 1 lakhs, loss by fire is rupees 1 lakh, then the insured can claim compensation of rupees 1 lakhs only. देखिए आपने 2 लाख का इंश्योरेंस निकाला है बट अगर आपका प्रॉपर्टी आग लग के अगर 1 लाख का ही नुकसान हुआ है तो कंपनी आपको 1 लाख का ही कॉम्पेंसेशन देगी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशंस. This principle is applicable to all contracts of indemnity. As per this principle, after the insured is compensated for the loss due to damage of the property insured, then the right of ownership of such property passes on to the insurer. मतलब आपने आपके किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला है, कुछ कारण से अगर उसका नुकसान होता है तो इंश्योरर आपको कॉम्पेंसेशन दे देगा, बट वो कॉम्पेंसेशन देने के बाद वो प्रॉपर्टी पे अधिकार किसका हो जाएगा? कंपनी का, इंश्योरर का। The principle is applicable only when damaged property has any value after the event causing the damage. तो ये पॉइंट को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ओन्स अ टू व्हीलर, द व्हीकल वॉज स्टोलन and subsequently Mr. A filed a complaint in a local police station. Upon receiving the report from the police, the insurance company compensated fully to Mr. A for the loss of vehicle. Later on, the stolen vehicle was recovered by the police. In this situation, owner of the vehicle does not have any claim over the vehicle as he has already subrogated, that is, transfer the ownership right to the vehicle to the insurer. The insurer gets every right to sell or scrap the said व्हीकल। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या है कि सपोज आपके पास टू व्हीलर है, टू व्हीलर का चोरी हो गया तो आपने पुलिस में
कंप्लेंट दे दिया। पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद टू व्हीलर चोरी होने का जो कंप्लेंट आपने दिया उसके जो पेपर्स आए उसके बेसिस पे आपने कंपनी से कॉम्पेंसेशन ले लिया कि मेरा टू व्हीलर चोरी हो गया है, तो पुलिस के जो भी पेपर से बाकी के पेपर जमा करके आपने कॉम्पेंसेशन ले लिया। बट कुछ दिनों के बाद वो अगर टू व्हीलर जो चोरी हुआ था वो अगर वापस मिल जाता है तो उस पर आपका अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के तहत ये प्रॉपर्टी किसको दे दी है, इंश्योरेंस कंपनी को। तो उसका क्या करना है, लास्ट लाइन में बोला है द इंश्योरर गेट्स एवरी राइट टू सेल और टू स्क्रैप द सेड व्हीकल, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, the principle is applicable to all contracts of indemnity where the insured has taken out more than one policy for the same risk or subject matter। मतलब एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए आपने दो कंपनी से पॉलिसीज लिए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अंडर दिस प्रिंसिपल द insured can claim the compensation only to the extent of actual loss either from one insurer or all the insurer। मतलब आपने एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए दो से ज़्यादा कंपनियां, एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, तो आपका जो लॉस होता है वो आपका कोई एक कंपनी भर के देगा या जितने भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया होगा वो भर के देंगे आपको। इफ द इंश्योरर पे फुल कॉम्पेंसेशन देन दैट इंश्योरर कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द अदर इंश्योरर फ्रॉम हुम इंश्योर्ड हैज टेकन द पॉलिसी। तो ये कंसेप्ट को समझने के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है कि एक वक्त में दो इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए। फॉर एग्जांपल मिस साइली इंश्योरर हैज हर प्रॉपर्टी, मिस साइली इंश्योर्स हर प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 2,50,000 एंड विथ टू इंश्योरर्स। देखिए 2,50,000 का प्रॉपर्टी है, दो इंश्योरेंस कंपनी से उसने इंश्योरेंस निकाला है। विथ टी इंश्योरेंस कंपनी फॉर रुपीज 1,00,000 दैट इज 2/5 ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू एंड आर इंश्योरेंस कंपनी 1,50,000 दैट इज 3/5 ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। देखिए मिस साइली ने 2,50,000 का दो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, टी कंपनी से 1,00,000 का और आर कंपनी से 1,50,000 का, जो 3/5 है प्रॉपर्टी वैल्यू का। इफ मिस साइली प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस इज वर्थ ऑफ रुपीज 1,20,000 देन बोथ द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एक्चुअल लॉस दैट इज 1,20,000। दस द कंपनी टी विल पे 48,000 जो 2/5 ऑफ द लॉस है एंड आर विल पे 72,000 जो 3/5 ऑफ द लॉस है। तो उसको लॉस कितने का हुआ था, 1,20,000 का। तो 1,20,000 का 2/5 निकालेगा तो 48,000 और 3/5 निकालेगा तो 72,000। सो एक लॉस के लिए दो कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। 6th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब है रिड्यूस द लॉस और मिनिमाइज द लॉस। देखिए अगर आपके प्रॉपर्टी को सपोज आग लग गई है, फायर मतलब आग लगा है और आप देखते बैठे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि वो आग को कैसे बुझाया जाए। तो मीन्स मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या है, मिटिगेशन मतलब अपना जो लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी का उसको कम से कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज मिटिगेशन। Insured must always try to minimize the loss of property in case of uncertain events. The insured must take all possible measures and necessary steps to control and reduce the loss. देखिए आपने इंश्योरेंस निकाला, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप आग लगाए तो देखते बैठेंगे, नहीं, आपने वो लॉस को कम करने के लिए पूरा ट्राई करना चाहिए। Hence it is the responsibility of the insured to protect the property and avoid the loss. For example, हाउस ऑफ मिस्टर जयंत इज ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। देखिए जयंत का हाउस जल रहा है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से। इन दिस केस मिस्टर जयंत कैन नॉट रिमेन पैसिव, मतलब ऐसे ही बैठ के नहीं रहना चाहिए, मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू सेव हिज हाउस फ्रॉम फायर। मिस्टर जयंत मस्ट बी एक्टिव एंड कैन नॉट वॉच हिज हाउस बर्न जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड। मतलब
सिर्फ प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला तो इसका मतलब नहीं है कि आग लग रहा है तो जलने दो, ऐसा नहीं है। वो आग लगा है तो उसको बुझाने के लिए या जो भी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है उसको कम से कम करने का पूरा ट्राई करना चाहिए। दैट इज द मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। 7th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब मतलब अगर एक से ज़्यादा रीजंस के वजह से अगर प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है तो जो भी नियरेस्ट रीजन है कंपनी उसको कंसीडर करेगी एट द टाइम ऑफ कॉम्पेंसेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉज द proximate cause of loss should be taken into consideration to decide the liability of the insurer. The property is insured against the some cause and not against all causes. देखिए सभी रीजंस के लिए आपको प्रॉपर्टी से कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा अगर लॉस होता है तो कंपनी जो भी नियरेस्ट कॉज होगी उसको फाइंड आउट करेगी और उसी को कंसिडर करेगी। इन सच केस द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस इज टू बी फाउंड if the proximate cause is the one which is insured against, the insurance company is bound to pay compensation and vice versa। मतलब आप एक से ज़्यादा रीजंस के वजह से अगर प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है तो जो भी नियरेस्ट कॉज है और जिसके अगेंस्ट में हमने ये इंश्योरेंस लिया है वो नियरेस्ट कॉज देखा जाएगा तो ही कंपनी आपको कॉम्पेंसेशन पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। देखिए आपने इंश्योरेंस क्यों निकाला है, मतलब चोरी होगा थेफ्ट के रीजंस के वजह से। देयर वॉज अ थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेट ऑन अ फायर बाय थीव्स। मतलब आपने इंश्योरेंस निकाला चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए, बट चोरों ने चोरी करने के बाद घर को आग लगा दिया है। नाउ देयर आर टू कॉजेस ऑफ लॉस, थेफ्ट एंड फायर। अभी दो कॉज हो गए, एक तो चोरी का जिसके लिए आपने इंश्योरेंस निकाला और दूसरा है फायर जो चोरों ने घर से निकलते पहले आग लगा दिया घर को। एंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस वॉज फायर। As the house was insured against theft and not by fire, the insurer will not get any compensation from the insurance company for loss by fire, but he will get compensation for the property by loss of theft। तो फायर के वजह से जो नुकसान हुआ है उसके लिए आपको कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, बट अगर आपने इंश्योरेंस थेफ्ट के लिए निकाला है, चोरी के रीजंस के लिए निकाला है तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। सो आई होप दोस्तों कि इंश्योरेंस आज स्टार्ट हुआ है तो इंश्योरेंस के जितने भी बेसिक टर्म्स थे या इंश्योरेंस के जितने भी प्रिंसिपल्स थे 7 प्रिंसिपल ये आपको समझा होगा। ये मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।